में संभावनाएं तो थी, लेकिन संसाधनों की बहुत कमी। क्या अभी वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आर्चरी के लिए? जो अभी संभावनाएं, जो संसाधन अभी हैं, शायद हमारे समय में होते तो शायद परिणाम और ही कुछ होता। जब मैं नेशनल खेलने गया तो वहाँ पर जो चकाचौंध देखी थी टूर्नामेंट्स की, तो मेरे को ऐसा लगा कि हमने तो आज तक इससे पहले कभी ऐसा कुछ देखा हुआ ही नहीं है। मन में यही ख्याल था कि नहीं, इस शहर के लिए और इस राजस्थान के लिए कुछ करना है। पूरे राजस्थान में एक भी निजी एकेडमी नहीं थी और उस निजी एकेडमी की शुरुआत हमने बीकानेर से की थी और वहीं से मेरा कोचिंग का सफ़र शुरू हुआ। हम इस एकेडमी के माध्यम से खेल का इतना ज़्यादा प्रचार करें कि हमारे पास में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती रहे। 100 खिलाड़ी होंगे, वहाँ से परिणाम निकलेंगे। 10 खिलाड़ियों से परिणाम नहीं निकलता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो ओलंपिक्स से मान्यता प्राप्त खेल है, उन्हीं खेलों में पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना चाहिए। खिलाड़ियों में कोई ऐसी कमी लग रही है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही हो? खिलाड़ी जो होगा उसे स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, ये बात सही है कि उन्होंने अपनी माँ के कंगन बेचकर और धनुष लेके आए। उसके पिताजी सब्जी का ठेला लगा रहे हैं और वो खुद जिस समय स्टूडेंट्स लाइफ में था तो जो डीजे अपने शादियों में चला करते थे वो चलाता था और वहाँ से पैसे लेकर उसने धनुष लिया, अपनी ज़मीन बेचकर धनुष लिया। और खिलाड़ी का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। अभी के टाइम पे ग्राउंड लेवल में जो सबसे बड़ा चेंज आया है स्पोर्ट्स को लेके, 15 साल बाद 20 साल बाद जाके स्कूल लेवल पर रूल्स बदले। हरियाणा के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में मेडल ला रहे हैं। क्या कभी आपको सरकार से निराशा हुई है स्पोर्ट्स को लेकर? सरकार की योजना बहुत अच्छी है। जब राष्ट्रगान बजता है तो वह एक कोच, वह एक खिलाड़ी और एक टीम की नहीं बल्कि रोम रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का उस समय हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। राजस्थान की धरती और बीकानेर जैसा शहर, जहां से निकलकर एक खिलाड़ी ने तीरंदाजी के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसा सफर जिसमें सिर्फ निशाने पर तीर नहीं लगे बल्कि हर प्रयास में देश का मान बढ़ाया है। विदेशी धरती पर कई बार तिरंगा लहराने का गौरव हासिल करना, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक ऐसे मेंटोर की कहानी है जो अपने अनुभव से नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने में लगा है और खेलों के जरिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। आज हम बात करेंगे संघर्ष, जुनून और उपलब्धियों की उस पूरी यात्रा की जिसने बीकानेर की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को गर्व महसूस कराया। नाम है अनिल जोशी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपकी इस खेल की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जिस समय मैंने इस खेल की शुरुआत की थी उस समय शायद राजस्थान में और स्पेशल अगर मैं बात करूं विशेष रूप से मेरे शहर में बीकानेर में इस खेल के बारे में कोई नहीं जानता था। मैंने 93 में जब मैं मात्र 7 साल की उम्र में था उस समय मैंने खेलना शुरू किया था और उस समय गिने चुने खिलाड़ी हुआ करते थे। और अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की तो उस समय सिर्फ 3 या 4 धनुष हुआ करते थे और खेलने वालों की संख्या उस समय करीब 25 से 30 लोगों की थी और एक छोटी सी जगह पर हम लोगों ने शुरू किया था। और उससे पहले हालांकि इस खेल में शुरुआत हो चुकी थी हमारे शहर में, लेकिन 93 से मैंने जब खेलना शुरू किया और 2006-07 तक मैं खेला, बीच में मैंने ब्रेक भी किया था काफ़ी चीज़ों को लेकर। लेकिन हम लोगों में संभावनाएं तो थी, लेकिन संसाधनों की बहुत कमी थी और जानकारी का बहुत अभाव था। तो आपने जैसे कहा कि उस टाइम पे इक्विपमेंट बहुत कम हुआ करते थे, आपने एक वो टाइम ऑफ पीरियड स्ट्रगल किया, तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी क्या कुछ चेंजेस हुए हैं जो आप लोगों ने स्ट्रगल किया, जो आप लोगों के पास में जिस चीज़ की कमी थी, तो क्या वो अभी चेंज हुई है इस प्रेजेंट टाइम में? देखिए, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पर उस समय भी महाराजा करणी सिंह जी जो अर्जुन अवार्डी थे वो थे, मगन सिंह जी राजवी थे वो थे और प्रिंसेस राजेश्वरी थी वो थे। तो शूटिंग का था उस समय भी, तीरंदाजी खेल को इतना पहचाना नहीं जाता था। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद उस जो अभी संभावनाएं, जो संसाधन अभी हैं, शायद हमारे समय में होते तो शायद परिणाम और ही कुछ होता। लेकिन 2007 तक खेला। 2008 में जब मैंने खेल छोड़ करके और अपने आप को कोचिंग के क्षेत्र में लाया तो जो चीज़ हम पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें उस समय बहुत कम जानकारी हुआ करती थी, हमारे उधर खिलाड़ी नहीं थे।
मैंने पहला 99 में नेशनल खेला था। 1999 में जी, मैंने जी, पहला जी। नेशनल खेला था। और जब मैं नेशनल खेलने गया तो वहाँ पर जो चकाचौंध देखी थी टूर्नामेंट्स की, तो मेरे को ऐसा लगा कि हमने तो आज तक इससे पहले कभी ऐसा कुछ देखा हुआ ही नहीं है। वहाँ से मेरे करियर की भी शुरुआत हुई, एक अच्छी शुरुआत। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे शहर की भी एक अच्छी आपको शुरुआत एक हुई। नया पर्सपेक्टिव मिला जी। अपने गेम को लेके। तो धीरे धीरे जो चीज़ हम लोग नहीं कर सके, तो मन में यही ख्याल था कि नहीं, इस शहर के लिए और इस राजस्थान के लिए कुछ करना है। और हम लोगों ने बहुत कुछ परिवर्तन हमारे खेल के लिए हम लोगों ने किया। जैसा कि मैंने जैसा पढ़ा था आपके बारे में, और एज वी नो दैट कि आप एक कोच भी हो, तो अभी आप बीकानेर में एज अ कोच किस तरीके से काम कर रहे हो और आपने क्या क्या चेंजेस किया बीकानेर के लिए अभी तक? देखिए, मैंने 2008 में कोचिंग का सफ़र शुरू किया था और उस समय पूरे राजस्थान में एक भी एकेडमी नहीं थी आर्चरी की पूरे राजस्थान में। और सिर्फ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा एक एकेडमी संचालित होती थी, वो भी सरकारी। ठीक है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कभी कभी कि पूरे राजस्थान में एक भी निजी एकेडमी नहीं थी, और उस निजी एकेडमी की शुरुआत हमने बीकानेर से की थी और वहीं से मेरा कोचिंग का सफ़र शुरू हुआ था। और उस एकेडमी के ज़रिए हमारा खिलाड़ी निकालने का काम था ही, लेकिन साथ साथ हमारा काम ये था कि हम हमारे खेल को कैसे प्रसारित कर सके, कैसे अलग अलग संसाधनों के माध्यम से आम जन तक पहुंचा सके। क्योंकि उस समय हमारी ये इच्छा थी कि हम इस एकेडमी के माध्यम से खेल का इतना ज़्यादा प्रचार करें कि हमारे पास में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती रहे। तो शायद जब 100 खिलाड़ी होंगे वहाँ से परिणाम निकलेंगे, 10 खिलाड़ियों से परिणाम नहीं निकलता है। और वो चीज़ हमने शुरू की, और उसके बाद में बीकानेर एक उदाहरण बना, और उसके बाद में ये सफ़र पूरे राजस्थान में शुरू होता रहा। और वो जो नवाचार जो बीकानेर से शुरू हुआ था एकेडमी का, वो पूरे राजस्थान में चलता गया। तो अभी आपकी कितनी एकेडमी होगी? देखिए, मैं तो वही एकेडमी आज संचालित कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान में तीरंदाजी का जो परिवर्तन आज हम देख रहे हैं, पूरे इंडिया में राजस्थान एकमात्र वो राज्य है जो पेपरलेस एसोसिएशन है। पूरे इंडिया में राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर राज्य टूर्नामेंट्स में 50 से ज़्यादा टारगेट लगते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक समय था हमारे पास में, हम सिर्फ लिम्बाराम जी, श्यामलाल जी, धूलचंद जी जैसे बड़े खिलाड़ियों को साथ लेकर चलते थे। लेकिन आज हमारे पास में एक बहुत लंबी लिस्ट है बड़े खिलाड़ियों की, जिन्होंने न केवल नेशनल इंटरनेशनल बल्कि वर्ल्ड में अपना नाम किया है। मैं जैसा कि स्टार्टिंग तो फेज स्ट्रगल का ही रहता है, तो क्या आपको कभी अपनी एकेडमी में वो स्ट्रगल देखने को मिला? कई बार पेरेंट्स का भी इशू होता है स्पोर्ट्स के लिए बच्चों का, या बच्चों का इंटरेस्ट, या उनको कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हैं आजकल के बच्चे। तो क्या अभी वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आर्चरी के लिए लोगों के लिए? देखिए, हमारा एकेडमी शुरू करने का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ हमें उस समय लग रहा था जब लोग आर्चरी की बात करना शुरू कर दी। हम यही चाहते थे कि स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, और जब खेलों की बात हो तो तीरंदाजी का नाम भी उस सूची में आना चाहिए। और वो हमने जो प्रयास किया वो कहीं ना कहीं सफल हुआ। और मैं लगातार स्पोर्ट्स मोटिवेशन के माध्यम से पेरेंट्स को और बच्चों को इस बात का हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप उसी खेलों के साथ में जुड़े जो ओलंपिक से मान्यता प्राप्त खेल हैं। क्योंकि जब बच्चे खेल लेते हैं, कुछ छोटे छोटे लालच में आकर गलत गेम्स चूज कर लेते हैं, और उसके बाद में जब वो मेडल्स लाते हैं, मेडल्स पर उन्हें कोई किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता, तो फिर समय जब निकल जाता है तो पेरेंट्स भी बहुत नाखुश होते हैं, और जो खिलाड़ी मेहनत करते हैं वो भी नाखुश होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड खेल नहीं होते हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो ओलंपिक्स से मान्यता प्राप्त खेल है उन्हीं खेलों में पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना चाहिए। तो अभी आज के बच्चों के टाइम पे आपको वो क्या मोटिवेशन की कमी लग रही है, या जो कन्फ्यूज़न है, अगर हम दोबारा उसी बात पर आए, जो कन्फ्यूज़न, क्योंकि पुराने खिलाड़ियों में वो एक जज्बा हमेशा होता था कि स्ट्रगल में ही कर रहा है आदमी लेकिन कर ज़रूर रहा है, तो अभी आजकल के आपको खिलाड़ियों में कोई ऐसी कमी लग रही है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही हो, या फिर जो वो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा हो? देखिए, खिलाड़ी जो होगा उसे स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, ये बात सही है। और पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई बच्चा
स्पोर्ट्स भी कर रहा है तो मैं उसे 90% जो बच्चा मेरे नंबर ला रहा है उससे कहीं ज़्यादा मैं अधिक उसे प्रभावशाली इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो बच्चा दो काम कर रहा है, पढ़ भी रहा है और खेल भी जी रहा जी है। जी। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे राजस्थान के दो ऐसे खिलाड़ी हैं, स्पेशली मैं आर्चरी की बात करना चाहूँगा, और बहुत से खेल हैं, चाहे आर्चरी हैं, एथलेटिक्स हैं, अन्य खेल भी हैं। जी आर्चरी सर। की मैं बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। चाहे बात रजत चौहान की करूँ जिन्होंने राजस्थान की जयपुर के खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत को पदक दिलाने वाले पहले तीरंदाजी खिलाड़ी हैं वो, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने। मैंने उनकी बायोग्राफी में जैसे पढ़ा था कि उन्होंने अपनी माँ के कंगन बेचकर जी और जी जी। धनुष लेके आए, और पैरा खिलाड़ियों में भी हम लोगों ने वर्ल्ड पर हमने नाम किया, ओलंपिक तक का सफ़र हमने तय आर्चरी में किया है। पैरा आर्चरी ओलंपिक में भी है। श्याम सुंदर स्वामी की अगर मैं बात करूं तो उसके पिताजी सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, और वो खुद जिस समय स्टूडेंट्स लाइफ में था तो जो डीजे अपने शादियों में चला करते थे वो चलाता था, और वो वहाँ से पैसे लेकर उसने धनुष लिया, अपनी ज़मीन बेचकर धनुष लिया। तो खिलाड़ी वही खिलाड़ी असल में वर्ल्ड लेवल, ओलंपिक लेवल तक का सफ़र तय करेगा तो निश्चित रूप से उसका स्ट्रगल तो उसने किया ही होगा, और खिलाड़ी का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। आपने जैसे बोला कि धीरे धीरे चेंजेस होते ही है, पॉजिटिव चेंज, तो आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम पे ग्राउंड लेवल में जो सबसे बड़ा चेंज आया है स्पोर्ट्स को लेके, वो कौन सा रहा होगा? स्पेसिफाई कर दे अपन आर्चरी में, तो उसमें सबसे बड़ा चेंज। देखिए, स्कूल लेवल पर अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 97 में स्कूली लेवल पर आर्चरी शुरू हुई थी, और उसके 10 साल तक नहीं बल्कि 15-16 साल तक नियमों में बदलाव नहीं हुआ था। और जब आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन की हम बात करें तो उनमें लगातार वर्ल्ड आर्चरी के माध्यम से नियमों में बदलाव होता रहता है। तो स्कूल लेवल पर हमें वर्ल्ड के जो फेडरेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्पोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशन से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने होंगे। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, तो 15 साल बाद, 20 साल बाद जाके स्कूल लेवल पर रूल्स बदले, और जी। सेकेंडरी एजुकेशन में 97 में आर्चरी लगी थी। फिर हमने बहुत प्रयास किया, शिक्षा निदेशालय बीकानेर में काफ़ी लोगों से मुलाकात की, सरकार से निवेदन किया, आग्रह किया, तो फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में आर्चरी शुरू जी हुई जी। है। देखिए उसका नतीजा क्या रहा कि जब से राजस्थान की एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में जब से आर्चरी शुरू हुई है जी सर। तो हमारे आर्चरी का लेवल और आर्चरी में बच्चों के मेडल्स की संख्या, जो फेडरेशंस के टूर्नामेंट होते हैं, जो नेशनल टूर्नामेंट जी जी होते जी। हैं एसोसिएशन के द्वारा, उसमें भी राजस्थान के खिलाड़ियों की मेडल्स की संख्या बढ़ी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने ग्रास रूट पर, स्कूल लेवल पर ही बच्चों को ग्राउंड में ले जाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज हम बात करते हैं, हरियाणा की बात करते जी हैं, जी। पंजाब की बात करते हैं, और अब यूपी की भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ओलंपिक्स में बहुत सारे खिलाड़ी मेडल्स ला रहे हैं। हरियाणा के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में मेडल ला जी रहे हैं। सर। वहाँ पर यही है कि घर घर में स्पोर्ट्स को मान्यता दे रही है। तो सरकारों ने बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में साधन भी हैं, राजस्थान में संसाधन भी हैं, राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन आज बहुत ही विडंबना की बात है कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी जी। हमारे राजस्थान में भारतीय खेल प्राधिकरण का वो मैदान नहीं है, या भारतीय खेल प्राधिकरण के वो इक्विपमेंट्स नहीं है जो आज हरियाणा, पंजाब, यूपी, अदर्स स्टेट्स में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान स्पोर्ट्स में पीछे चल रहा है। मतलब हमारे पास इतना बड़ा एरिया होने के, वास्ट एरिया है हम लोगों के पास में, स्टेडियम और कोचिंग सेंटर बनाने के लिए सब चीज़ें हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो स्पोर्ट्स का बजट हर साल निकलता है या 5 साल में निकलता है, वो अब और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए राजस्थान सरकार को? जी देखिए, इच्छा शक्ति की बात है ये तो। आज हमें बहुत खुशी होती है जब पिछली सरकार में अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के उच्च पद पर हमारी देश की ओलंपियन मेडलिस्ट थी, और आज अगर हम बात करें तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। तो खिलाड़ियों की भी संभावनाएं बहुत इन लोगों को देखकर बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति और जो मैनेजमेंट है उसका अगर एक स्पोर्ट्स को लेकर एक अलग ही डिपार्टमेंट राजस्थान में काम करे, अभी तो क्रीड़ा परिषद काम कर रही है,
लेकिन जिस दिन एक डिपार्टमेंट बनेगा उसके बाद में जो काम राजस्थान में होगा, बहुत से बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। जी सर, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगले 5 साल में बीकानेर को या आर्चरी को और किस स्तर पे देखना चाह रहे हैं? देखिए, अब तो नज़र राजस्थान की है और बीकानेर की तो है ही है, लेकिन हाँ, मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे पैरा एथलीट आज राजस्थान के जो हमारे पैरा एथलीट हैं वो मेडल्स लेके आ रहे हैं। जी, जी। बहुत से हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे सुंदर गुर्जर है या मोनालिसा है या अवनी लखेरा है, हमारे बहुत से ऐसे पैरा खिलाड़ी हैं जो मेडल लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में ओलंपिक्स पर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप पर और बड़े टूर्नामेंट्स में राजस्थान के खिलाड़ी मेडल्स के बहुत करीब हैं। शायद इस 2000 अगले साल जो एशियन गेम्स होना है, उसके बाद में जो ओलंपिक्स होने जी, हैं, जी। तो उसमें आपको मेडल्स टैली में राजस्थान के खिलाड़ी भी दिखेंगे। अभी अब सरकार की बात हुई थी कि उनको बजट या उनको थोड़ा और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो क्या कभी आपको सरकार से निराशा हुई है स्पोर्ट्स को लेके? देखिए, सरकार की योजनाओं से कभी निराशा नहीं हुई है, क्योंकि सरकार की योजना बहुत अच्छी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि राजस्थान की एक समय में स्पोर्ट्स पॉलिसी जो ये थी, जिसको देख के पूरे देश आश्चर्यचकित करता था, क्योंकि एकमात्र राजस्थान राज्य है पूरे देश में जहाँ पर स्टेट टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपए देते हैं। ऐसा पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर मॉनिटरिंग की कमी है, मैनेजमेंट। यहाँ पर मैनेजमेंट की कमी है और बजट भी यहाँ पर अच्छा है, योजनाएं भी यहाँ पर अच्छा है, जी। लेकिन वह समय पर और तरीके से लागू नहीं हो रही है। बेसिकली अगर स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट राजस्थान में अच्छा हो जाए तो और भी ज़्यादा लोग मोटिवेट होके या इंस्पायर होके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ कमियां लगती है या वो इतनी मेहनत करने के बाद में भी आगे नहीं पहुंच पाते या उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती, अगर सराहना कहें, अप्रिसिएशन बोले, अगर वो नहीं मिल पाता तो बच्चे निराश हो जाते हैं या खिलाड़ी बहुत निराश होते हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने देखा कि राजस्थान के स्पोर्ट्स में वो काम हुआ था जो पूरे देश में नहीं हुआ था। 240 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरी दी गई थी, पदक जी, विजेता जी। खिलाड़ियों को, और उनमें बहुत से हमारे खिलाड़ियों को डीएसपी भी बनाया था। हमारे जयपुर के खिलाड़ी हैं और भी उच्च फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी उन दिया था। लेकिन चलते चलते उस समय खिलाड़ियों की संख्या राजस्थान में इतनी बढ़ गई थी उस चीज़ को लेकर के कि राजस्थान में खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है, वहाँ पर पदक लाने पर पैसे तो मिल रहे हैं, साथ में नौकरी भी मिल रही है। तो उस चीज़ को देख के एक माहौल बदला था। जी, लेकिन जी। आज 5 साल में वो लिस्टें भी गायब हो चुकी है और नौकरियां वापस नहीं मिली है। और मुझे कहते हुए बहुत दुख की बात होती है कि जो नौकरियां हमारे पैरा एथलीट्स को मिली थी, वो नौकरियां अब कहीं ना कहीं छिन भी गई है। आपने इंटरनेशनल भी गेम्स खेले हैं, इंटरनेशनल चीज़ें भी देखी होगी वहाँ के स्पोर्ट्स में, और अगर अपन इंडिया के स्पोर्ट्स में बात करें तो आपको क्या मेजर चेंजेस लगे, या फिर हम ये बोले कि आपको लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ें होनी चाहिए, चेंजेस जो यहाँ पे अडेप्ट होने चाहिए राजस्थान में? जी इंडिया देखिए, में? टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्स को लेकर के, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हमारे स्कूली स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, जी, फिर जी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों के लिए है। ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब हमारे प्लेयर्स जाते हैं तो वहाँ की जो चकाचौंध देखते हैं उससे हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं। निराश भी होते हैं और उनको उनके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन इसलिए होता है क्योंकि वो यहाँ पर मिट्टी में प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पर उनको मैट मिलती है। तो उसी बातों को सब ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने खेलो इंडिया जो जी, जी, जी। योजना है चलाई वो थी। शुरू की थी। और आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद में हमारे देश के खिलाड़ियों के पदकों की संख्या बढ़ी है। और इस बार तो राजस्थान में भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, तो हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था इंटरनेशनल लेवल पे? भाई मैं ये कहूँगा कि जब राष्ट्रगान बजता है
तो वह एक कोच, वह एक खिलाड़ी और एक टीम की नहीं बल्कि रोम रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का उस समय हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जब तिरंगा लहराने का पल होता है, राष्ट्रगान बजता है और जब स्क्रीन पर ध्वज हमारा दिखाई देता जी, है, जी, जी। तो उस पल को तो क्या कहें, बहुत ही खुशी वाला पल है। और यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में और हमारे प्रदेश के हर ज़िलों में साधन संसाधन बहुत हैं, प्रतिभाएं भी बहुत है, बस उन्हें निखारने की हर ज़रूरत है। प्लेयर का एक ड्रीम होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, और वो बहुत एक प्राउड फीलिंग होती है जब वो चीज़ एक्चुअल में हो रही होती है। तो इन द लास्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप अभी के जो बच्चे हैं या अभी की जो स्पोर्ट्स कमेटी है, स्पोर्ट्स को लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आपके क्या विचार रहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे विदेशों के अंदर स्कूल में जो बच्चा एडमिशन लेता है, उनमें एडमिशन लेने के पहले ये कंपलसरी होता है कि आपको किसी भी स्पोर्ट्स में एडमिशन लेना ज़रूरी है। आप अगर उन्हें स्पोर्ट्स का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही वो आपको प्रवेश देते हैं स्कूल में पढ़ाई के लिए। जी, जी। वो योजना कहीं ना कहीं देश में लागू होनी चाहिए। और मैं आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए मैं देश के, प्रदेश के हर माता पिता को यह कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा आप मैदान से जोड़िए। भले ही आप उन्हें प्रोफेशनल खिलाड़ी मत बनाइए, लेकिन उन्हें मैदान की मिट्टी से जोड़िए। निश्चित तौर पर आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे अगर वो मैदान की मिट्टी से कनेक्ट हो जाएगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका पंजाब केसरी के साथ आपका समय देने के लिए, और इतनी अच्छी जो स्पोर्ट्स को लेके बहुत इंटरनल बातें होती है, एक जेन्युइन स्पोर्ट्स प्लेयर क्या महसूस करता है, वो चीज़ें जो आपने बताई, आपका स्ट्रगल बताया, सब जो चीज़ें आपने कंबाइन करके एक बहुत ही समरी टाइप में आपने हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया।